नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कौन बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आते हैं और कब क्या सिखा के चले जाते हैं वो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। एक नाम जो आपने बार बार लिखा वो आज हमारे मेहमान हैं। उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। सो डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे चिराग हमारे मेहमान हैं जिनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन वो चैलेंजेस उनको रोक नहीं पाए और इसीलिए वो आज दीपक की तरह पूरी दुनिया में चमक रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आज हमारे मेहमान ऋषिकेश उत्तराखंड से हमारे बीच में पधारे हैं। सो आइए मिलके स्वागत करें महावीर कैंतुरा जी का। महावीर जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सुरेंद्र वत्स जी, मैं ही नहीं बल्कि हर डायरेक्ट सेलर को आपका थैंकफुल होना चाहिए। जो काम आपने किया है भारत में गाइडलाइन को लाने का, और उसके लिए आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और कोरोना के टाइम पे और जब ये डिजिटल रिवॉल्यूशन आया तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन आए हैं, लेकिन आज से काफ़ी समय पहले आपने विजुलाइज़ किया और सारे के सारे लीडर्स को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और मुझे लगता है एक यूनिटी जिसकी ज़रूरत थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसको आज आप आगे लेके जा रहे हैं। उसके लिए मेरी तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। और उसका श्रेय आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स को जाता है। हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उन्होंने एक्चुअली हमारी इंटेंशन को समझा। अब तो लोग समझ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि चलो यार ठीक है। और व्यूवर्स की कृपा की वजह से और आप जैसे साथियों की दुआओं की वजह से CWSV एक बड़ा ब्रांड बन गया है। लेकिन आप जैसे लोगों ने इसको बनाया है सर, आप इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है, उसके बावजूद आपने इतना समय निकाला, ऋषिकेश से स्पेशल ट्रैवल करके आप दिल्ली में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जब आपने शुरुआत की होगी तो डेफिनेटली काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, लेकिन एक मिशन को आप लगातार आगे लेके चलते रहे। उसके लिए हम सब आपके थैंकफुल रहेंगे। और ये जो किताब है जो मैं ज़रूर आपको फिजिकली देना चाहूँगा, हालांकि मैं ऑलरेडी ये आपको भेज चुका हूँ। और निश्चित रूप से सर आपने इसको स्टडी किया होगा तो आपके रिमार्क जरूर चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ हाथ में लेते ही मालूम चल जाता है, तो ये इसमें जो वज़न है वो वज़न ये बता रहा है कि इसमें शब्दों का भी वज़न बहुत भारी है। मैंने कंटेंट देखा सर, और मेरा एक मानना हमेशा से रहा है महावीर जी कि डायरेक्ट सेलिंग पे अच्छी किताब वही लिख सकता है जिसने डायरेक्ट सेलिंग को जिया है, प्रैक्टिकली काम किया है। और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो किताबें आई, पहले तो फॉरेनर्स की आई, इंग्लिश में लिखी जाती थी, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाता था, या इंडिया में कुछ लेखकों ने किताबों को लिखा था। आज तक डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स ने किताबों को नहीं लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ध्यान आता है दीपक बजाज जी ने उसकी शुरुआत की, और उसी श्रृंखला में ये एक और नाम ऐड हो रहा है, द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसका टॉपिक बहुत शानदार आपने चुना, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ एक वैक्सीन की ज़रूरत है। जैसे कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन चाहिए, तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें बहुत सारे चुनौतियों और संघर्षों से गुजरना होता है। तो वैक्सीन पहले लगा लेते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। तो बहुत शानदार है सर, मैं इसको मैं पढ़ रहा हूँ। कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हर चीज़ इस पे किताब में देने का प्रयास किया है। और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मैं आपसे ही चाहता हूँ कि आपने इसको क्यों आपके दिमाग में आया कि किताब लिखने चाहिए, और इसमें क्या क्या लिखा है सर आपने? बिल्कुल सर, 2014 में मैंने कोशिश की थी एक किताब लिखने की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। बट जब कोविड शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये सही समय है जब मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगा कि कुछ इंडस्ट्री को वापस देने का समय आ गया है, और मैंने लिखना शुरू किया। और मैं पहले 5 अलग अलग किताबें लिख रहा था। अच्छा। बट मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जो किसी भी डायरेक्ट सेलर के अगर एक बार हाथ में आ जाए तो उनको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि उनकी सक्सेस का रोड मैप क्या होने वाला है। दूसरा, जैसे अलग अलग पर्सनैलिटी होती है ना, कुछ लोग विजुअल होते हैं
जो लोग देख के सीखते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, पिक्चर का इस्तेमाल किया है, वीडियो इसके अंदर है। कुछ लोग होते हैं वो काइनेस्थेटिक होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सुन के सीखते हैं, तो इसमें अगेन वीडियो ऑडियो है। जो लोग करके सीखते हैं, इसमें वर्कशीट्स हैं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी स्टोरीज इसके अंदर हैं। और कोशिश की गई है कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जितनी भी किताबें लिखी हैं आज तक फॉरेन राइटर्स ने, तो मैंने कोशिश की है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद पूरी दुनिया में क्या लिखा गया है और उसको कितने सरल तरीके से आगे लाया जा सकता है। तो मुझे याद है मैं इसको लॉन्च करने वाला था 8 अप्रैल को, जब मेरा बर्थडे था, लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा कि ये वो किताब नहीं है जो होनी चाहिए। और 6 बार ये एडिट हुई है। अच्छा। और कुछ स्कूल के बच्चों को मैंने लास्ट में उनको मैंने किताब दी, और मैं ये चाहता था कि एक नया व्यक्ति जो बिल्कुल रॉ है, उसके हाथ में जब किताब आए तो उसको भी समझ में आए, है ना। क्योंकि जो आपके और मेरे जैसे सक्षम लोग हैं, उनके पास तो आज हज़ारों मीडियम है सीखने के, लेकिन एक आम आदमी तक वो इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं या जो इंटरनेशनल जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत सरल भाषा में मैं दे पाऊँ, तो ये प्रयास किया गया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो जितनी सरल भाषा में चीज़ें जाएंगी तो लोगों को समझ में भी आसानी से आएंगी और वो प्रमोट भी उसी तरीके से होंगी। और इसमें सर एक प्रोसेस बनाया गया है बेसिकली। एक तो किताब है, दूसरा हर चैप्टर के बाद एक वीडियो है। अच्छा, ओके। जो इसका पार्ट है, हर पार्ट वीडियो का शायद वो एक आपने लिंक दिया जिसको स्कैन करके वीडियो गूगल स्कैन करके वीडियो देख सकते हैं। और वो एक यूनिक सा मैंने देखा एक्चुअली, और मैंने किसी बुक में देखा नहीं आज से बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर इसमें एक चीज़ और है, वो है एक फ्री वेबिनार। अच्छा, ओके। तो हम पूरा का पूरा एक जो भी हमारे रीडर्स होंगे उनके लिए हर महीने एक फ्री वेबिनार करेंगे, जहाँ पे पूरे प्रोसेस को हम उनको शेयर करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। दैट्स ग्रेट सर। ये पुस्तक चूँकि अभी लॉन्च हुई है, तो व्यूअर्स को असुविधा न हो कि उसको कैसे लेना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपके लिए डालने वाले हैं, जहाँ पे महावीर सर की जो किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, सो ये बुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे मिल जाएंगी। बस हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, आप देख लीजिएगा एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट की हम लोग डिमांड करते हैं हर व्यक्ति से, तो वो इस पे भी रहेगा। तो मैं व्यूवर्स को ये भरोसा दे दूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीपक सर, देखिए आपको आपकी कंपनी में सभी लोग जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, और हमारी पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग में जो बड़े लीडर्स होते हैं तो वो शीशे के घरों में रहते हैं, तो वैसा उनका उनकी लाइफ बन जाती है, सब कुछ जानने लग जाते हैं लोग उनके बारे में। लेकिन यहाँ हम लोग चाहते हैं इस चैनल से क्रॉस कंपनी के लोगों से भी हम जानने को और सीखने को हमें मिलें, और सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है सर लाइफ जर्नी से। जो हमारा अब तक का सफ़र रहा वो किस प्रकार का रहा, वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। 2004 में मैं MSc करके आया, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, ऋषिकेश के पास से, और मुझे बताया गया था कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लाता हूं तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, और मैं टॉप कर पाया MSc में। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट फॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी में आई। और हालांकि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था, ना तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर था, ना मैं ऐसा दिखता था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो समय था वो अपने से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई में बीतता था। तो ये बिज़नेस मेरे लिए बिल्कुल अलग था, बिल्कुल टफ था, बट पढ़ने का शौक़ था तो किताबें पढ़ता चला गया। और बर्की हेजेस की मैंने किताबें पढ़ी, और कॉपीकेट 101 पढ़ी, बिज़नेस स्कूल पढ़ी, अमेरिका का सपना किसने चुराया, मतलब बहुत सारी फॉरेन जो किताबें थी वो मैंने पढ़ी। और ये एग्जैक्टली समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों ज़रूरी है लाइफ में, बी क्वाड्रेंट और जो आई क्वाड्रेंट है उस पर जाना क्यों ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है। हालांकि फैमिली का बहुत प्रेशर था, 22 साल का था मैं उस समय, तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम लेक्चरर बन सकते थे, जूनियर साइंटिस्ट बन सकते थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी तुम्हारे पास, और तुम ये क्या साबुन तेल बेच रहे हो। तो और मेरे पड़ोसी भी जब आते थे घर पे तो वो कहते थे कि भाई तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, इसे मतलब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। और मैं स्किल्ड भी नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, मैं स्किल्ड भी नहीं था, बस जिद थी कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है, बी क्वाड्रेंट में जाना है। तो मुझे याद है मेरा पहले महीने का जो पे आउट था वो करीब 26 रुपये का था, दूसरे महीने का 49 रुपीज़ का था, तीसरे महीने का 98 रुपीज़ था। तो पे आउट भी अच्छे नहीं आ रहे थे, बट और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन कराया था, ज्वाइन करने के 2 हफ्ते बाद उन्होंने क्विट कर दिया। मेरे एक मेंटोर थे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, 1-1.5 साल बाद उन्होंने भी क्विट कर दिया। तो मैंने देखा कि जो किताबें हैं वो आपकी बहुत अच्छी अप्लाई हो सकती है।
तो मैंने फिर किताबें पढ़नी शुरू की और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मतलब मुझे था कि बस मुझे करना है, कैसे भी करना है। और पहले जो 14 महीने थे वो बहुत मुश्किल थे। मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइटल के लिए मेहनत कर रहा था और पहली तारीख को बोलता था मैं करूँगा, 15 तारीख तक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और 25 तारीख तक मुझे मालूम चल जाता था कि ये इस महीने नहीं हो रहा है। लेकिन मैं टिका रहा क्योंकि गोल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। फॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि सीखने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ रहा था, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था, सेमिनार्स अटेंड कर रहा था। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरी लाइफ का, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन स्टेटमेंट लिखा, 1 मिलियन स्माइल्स। तो मैंने एक गोल सेट किया कि 15 अगस्त 2035 तक मुझे 10 लाख लोगों को कामयाब बनाना है। 10, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता था उस समय। तो मैंने कहा 15 अगस्त 2035 तक मुझे 10 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाना है। और जिस दिन मैंने ये गोल सेट किया, उस दिन के बाद चीज़ें आसान हो गई। मैंने ये देखा कि जब आप बड़े गोल्स पे काम करते हैं, जब आप बड़े गोल्स रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं। आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है। आप 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। क्योंकि जब भी आपके सामने मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो आप देखते हैं कि इनकी ना इम्पॉर्टेंट है या ये गोल इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका गोल बड़ा होता है तो वो हमेशा जीतता है। और उसके बाद आज आपके प्रेम से, आप जैसे जो लीडर हैं, इंडस्ट्री के लीडर हैं, उनके आशीर्वाद से, प्रेम से आज मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और पिछले 3 सालों में मैंने 2 घर बनाए। अच्छा। और ये वाला जो मैं घर बना रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा घर है, मतलब ड्रीम हाउस है। आज मेरी पूरी फैमिली को लगता है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में मैंने सब कुछ इस इंडस्ट्री से कमाया। पहला 100 रुपये भी, पहला 1000 रुपये भी, पहली मोटरसाइकिल भी, पहली कार भी, पहली फ्लाइट्स भी, मतलब जो भी मैंने हासिल किया। वंडरफुल। और फिर मुझे लगा कि मुझे जो कुछ मैंने पाया इस इंडस्ट्री से वो रिटर्न करने का समय आ गया। तो मैंने ये किताब लिखी और आपके सहयोग से, और डेफिनेटली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स के, उनके प्रेम से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो अपना ज़िंदगी का मिशन स्टेटमेंट है वो ज़रूर पूरा कर पाऊंगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत इंस्पायरिंग है महावीर जी आपकी कहानी, और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी। हम आपको यहाँ बुलाने से पहले थोड़ा सा हमने होमवर्क किया। हाँ जी। और उस होमवर्क में हमें ये मालूम चला कि हिंदुस्तान में जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, HHL, हाँ जी। वो डायरेक्ट सेलिंग में आई थी। और उस कंपनी में आपने काफ़ी लीडिंग रोल में आप रहे, सीनियर वहाँ के लीडर आप थे। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि HLL जैसी कंपनी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो उस समय HLL आई, तो हमें ये लगा था कि यार अब तो मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि HLL इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना सारा उनके पास में फंड है, तो वो तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन HLL धीरे धीरे सक्सेस नहीं हो पाई, बंद हो गई। तो आप चूँकि क्लोजली उससे जुड़े रहे, तो HLL जैसी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों सफल नहीं हो पाई? बिल्कुल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मेरी पहली, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क जो था वो मेरी पहली कंपनी थी। और मैं कहूँगा कि वो मैं उसमें बिल्कुल बच्चा था। मैंने बहुत कुछ उस कंपनी से सीखा। एक बहुत बढ़िया कल्चर उन्होंने हमें दिया, उन्होंने हमें बहुत एज ए लीडर उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि 2003-4 का जो समय था, उस समय ये इंडस्ट्री शुरुआत कर रही थी। और मैच्योरिटी बहुत कम थी लीडरशिप में मैच्योरिटी काफ़ी कम थी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना। वो ऑलरेडी 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनी थी। आज भी वो 30,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है केवल इंडिया में। फॉर्चून 500 में 25वें नंबर की कंपनी थी। तो क्योंकि उनके वर्टिकल बहुत सारे हैं, उनकी डिवीज़न बहुत सारी हैं, तो होता क्या था कि जो हमारे बिजनेस हेड आते थे वो 1-1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए आते थे। अच्छा, ओके। और जब तक वो चीज़ों को समझते थे वो ट्रांसफ़र हो जाते थे अलग डिवीज़न में। फिर एक नया व्यक्ति आता था। तो एक तो रीज़न क्या था कि ट्रांसफ़र, जो बिजनेस हेड थे जो लगातार ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो वो एक सिनर्जी शायद नहीं बन पाई। इमोशन भी कनेक्ट नहीं हो पाते, और इमोशंस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जरूरी है, शायद ये कारण रहा होगा। बिल्कुल, एक तो ये रीज़न था। दूसरा जो मैच्योरिटी थी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग में आना, डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि उस समय की जो जैसे हम लोग भी थे, हम लोग बिल्कुल नए थे। और क्योंकि हिंदुस्तान लीवर के नाम से ज्वाइनिंग्स आ रही थी, पहले साल में ही 1 लाख लोग ज्वाइन हो गए थे लगभग। अच्छा। तो एक्सीडेंटल लीडरशिप भी वहाँ पे क्रिएट हो गई, और शायद वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। क्योंकि जैसे मैं आपको देखता हूँ सर, आपको देखता हूँ मैं, तो आप एक कंपनी आपने स्टार्ट किया और बहुत कठिन समय में भी आप उस कंपनी के साथ रहे। तो ये एक लीडरशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या लीडर्स का कि आज हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को स्विच करना पड़ा। बट मुझे लगता है कि आज अगर एक बड़ी प्रोफाइल डायरेक्ट सेलिंग में आती है, जिनके पास रिसोर्सेज हो, जिनके पास R&D हो, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो,
तो आज ये इंडस्ट्री गाइडलाइन आ चुकी है और ये एक ऐसा समय है जब कोई भी कंपनी आके बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दैट्स ग्रेट सर। और अभी आ रही हैं एक्चुअली कंपनियां सर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ पिछले दिनों। हाँ जी। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है हाँ जी, हाँ जी। और उनकी 3 पीढ़ियां बिजनेस में हैं। और अगर हम लोग ऊन की बात करें हाँ जी, हाँ जी। तो ऊन में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम लेना शायद ठीक नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। तो उस कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट, इवन उसके जो फाउंडर हैं, तो उनका एक उनकी सेक्रेटरी का कॉल आया और हाँ। उन्होंने एक जूम मीटिंग अरेंज की। तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है। ग्रेट ग्रेट। तो उन्होंने बोला कि हम आपसे कुछ सुझाव चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करें नहीं करें क्या करें। तो एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा अनुभव था तो मैंने उनके साथ में शेयर किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली बिल्कुल कि सर। इतने बड़े बड़े ब्रांड जब डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं तो ये फ़ख्र की बात है वास्तव में। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हमें और देखने को मिलेंगे। दैट्स ग्रेट सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल। आपका चूंकि बड़ा अच्छा तजर्बा है महावीर जी डायरेक्ट सेलिंग में। हम डायरेक्ट सेलिंग में एक लोग सीखते हैं कि जब हम लिस्ट बनाएं, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं, तो उस लिस्ट में वैसे लोगों को हम जरूर लिखें जो हमारे से थोड़ा सा बड़ी प्रोफाइल के लोग हैं। उन लोगों को हम लिख तो लेते हैं लेकिन उनको अप्रोच करने में हेजिटेशन होता है। तो हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे अप्रोच करें डायरेक्ट सेलिंग के लिए? एक छोटा सा इंस्टेंस मैं शेयर करूंगा आपसे। एक बार एक व्यक्ति था जो मछली चला रहा था और वो क्रॉसिंग में रेड लाइट में रुका। राइट। अचानक से उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो लूना में आ रहा है। अच्छा। और उसने उसकी खिड़की को नॉक किया। तो जैसे ही उसने मिरर को डाउन किया तो उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस है। अच्छा। तो मर्सिडीज़ वाले ने लूना वाले को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा मेरे लिए बिजनेस, मतलब उसने कहा मैं मर्सिडीज़ में हूँ और तुम लूना में हो और तुम्हारे पास मेरे लिए बिजनेस है। उसने कहा बिल्कुल मेरे पास तुम्हारे लिए बिजनेस है, लेकिन मैं लूना में ज़रूर हूँ लेकिन मेरे पास ये जो सीडी है, ये सीडी मेरी एलओएस के एक ऐसे लीडर की है जिनके अपने पर्सनल प्लेन्स हैं आज। अच्छा। वाह। तो उन्होंने वो सीडी उनको दी। तो ABC रूल जो डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है, कई जगह जब सामने वाले की प्रोफाइल आपसे बड़ी होती है, कई बार क्या होता है कि वो आपका बहुत क्लोज भी हो सकता है, कई बार वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि आप सामने वाले को एक विजन नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप ABC रूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ब्रिज बनना होता है। और मतलब ब्रिज नहीं, ए। हाँ, मैं ए मतलब एडवाइजर, ए एडवाइजर, ठीक है। B का मतलब ब्रिज Right. और C का मतलब कस्टमर। ओके गॉट तो आपको क्या करना होता है कि जो कस्टमर है उसके और एडवाइजर के बीच में एक ब्रिज बनना होता है। आप अपनी एलओएस के किसी व्यक्ति को लेके आते हैं। Right. और ए को हमेशा आपको बड़ा रखना है, ए को हमेशा आपको बड़ा करना है। C जितना है उतना ही रखना है, मतलब C को डिग्रेड नहीं करना, Right. जितना है उतना ही रखना है, लेकिन आपको ए को बड़ा करना है। ओके। और बीच में आपको ब्रिज बनना है। ए कई बार आपके अपलाइन हो सकते हैं, कई बार एक इवेंट हो सकता है, एक किताब हो सकती है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो सकता है जो उनको एक विजन दे सके। तो ये ABC है। और एडिफिकेशन तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। कई बार क्या होता है कि जो C है वो एक MBBS डॉक्टर है और A जो है वो एक स्टूडेंट है, राइट। है ना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम बोलते हैं ये MBBS डॉक्टर हैं सर, और सर ये अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और सर आप देखिए अगर ये MBBS डॉक्टर हमारे बिजनेस में आ जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो होता क्या है कि MBBS डॉक्टर तो का जो पोस्टर होता है वो तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बेचारा जो एडवाइज़र है वो काफ़ी मतलब वो फिर वो कर नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा हमें ए को बिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये मिस्टर बंसल हैं जो MBBS डॉक्टर हैं और ये बहुत कामयाब हैं। और बंसल जी ये रोहित जी हैं जो कॉलेज स्टूडेंट होते हुए आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और जिस बिजनेस को ये बहुत जल्दी कई कंट्री में लेके जाने वाले हैं। इतनी यंग एज में जिस तरीके से जिस पैशन से चीज़ों को सीख रहे हैं, आज हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये अगले 5 सालों में ही रिटायर हो जाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ बंसल जी, इनका समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, जैसे आप भी व्यस्त रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगले 20 से 25 मिनट आप इनको ध्यान से सुने और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये जो 25 मिनट हैं ये ज़िंदगी के सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में से एक होने वाले हैं। वाओ, Yes. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। आपने बिल्कुल सही कहा महावीर जी। जर्नली लोग रिवर्स करते हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको तो बहुत हम लोग अपलिफ्ट कर देते हैं और जो हमारा अपलाइन है स्पेशली उसको हम लोग या तो वहीं पे रखते हैं, मतलब ऐसा कोशिश करते हैं और अक्सर नए सीखने की वजह से गलतियाँ होती हैं। तो बहुत शानदार तरीका आपने हमें बता दिया, दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न मैं एक लेता हूँ और ये जो प्रश्न है
ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा है। टीम लीड सक्सीड, ये कोई शायद यूट्यूब चैनल है, इन्होंने भी इसको पूछा है। डिफरेंस इन 2 ग्रुप्स और मल्टीपल ग्रुप्स बिजनेस प्लान। जैसे जनरली हम लोग बातचीत करते हैं कि 2 तरह के मार्केटिंग प्लान, वैसे तो कई तरह के हो गए आज के टाइम पे तो, लेकिन एक तो मल्टी लेवल मल्टी ग्रुप्स हम लोग क्रिएट करते हैं और एक कुछ लिमिटेड ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है सर? जैसे सर मेरी पहली जो कंपनी थी वो मल्टी लैक कंपनी थी, उसमें हम मल्टीपल ग्रुप बना सकते थे। और अगर आप खूब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप स्किल्ड हैं, तो आप मल्टी लैक का भी खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। हर एक तरह के प्लान की अपनी स्ट्रेंथ होती है। बट जहाँ पे हम लोग बात करते हैं 2 लाख प्लान की या 4 लाख प्लान की, यहाँ पे लिमिटेशन है मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि जो आपके सुपर अपलाइन है, जो आपके टॉप अपलाइन है, क्योंकि उनके पास 2 ही ग्रुप बनाने हैं उनको या 4 ही ग्रुप बनाने हैं उनको, तो उनके द्वारा भी नए नए लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। उनके द्वारा अगर लोग ना भी आए तो भी अगर उनको 2 ही ग्रुप में काम करना है या 4 ही ग्रुप में काम करना है, तो उनकी जो फोकस है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, वो 50% या 25% आपके बिजनेस में होने वाली है। और मुझे जो लगता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मेरी पहली कंपनी थी, तो वहाँ पे क्या था कि एक लेवल पे जाने के बाद हम अपनी LOS में जो लीडर होते थे उनसे हमारा कनेक्ट नहीं रह पाता था। बट अगर आप ऐसी कंपनी के बारे में बात करें जहाँ पे 2 ग्रुप का बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डेप्थ पे पैसा आता है। हालांकि जो 2 लाख के प्लान थे पहले, 4 लाख के प्लान थे, इनमें कैपिंग हुआ करती थी, एक लिमिटेड इनकम ही आप कमा सकते थे। लेकिन अभी क्या है, कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूव किया है। तो अभी अनलिमिटेड डेप्थ पे जब से अर्निंग शुरू हुई है ऐसे प्लान्स में, तो होता क्या है कि जो टॉप अप्लायंस है, जो बहुत कामयाब लोग हैं, उनकी मेंटरिंग नए व्यक्ति को मिल पाती है, उनको एक्सपोजर मिल पाता है उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का। तो मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि दोनों ही मॉडल अच्छे हैं। लेकिन 2 लाख के प्लान में, 4 लाख के प्लान में ये अच्छा होता है कि जो बहुत कामयाब लोग हैं वो आपके साथ ज़्यादा समय बिता पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लाए गए लोग भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और आपको स्टेबिलिटी देते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच डिटेल में इस अंतर को समझाने के लिए। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है देवेंद्र सिंह राठौर जी का। कोरोना के बाद MLM में क्या क्या बदलाव आए? बिल्कुल बिल्कुल। कोविड जो है एक बुरे सपने की तरह रहा है पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी, और बहुत सारे लोगों को हमने खोया है। और इस चैनल के माध्यम से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए, चाहे वो पुलिस के लोग थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और बहुत सारे लोगों ने अपने खास लोगों को खोया भी है, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी देखना चाहूँगा कि कोविड के बाद अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ही आसान हो गई है। आपने भी देखा होगा सर, बहुत सारी कंपनियां शेयर करती थी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम नहीं था। मुझे याद है कि हम लोग 1 तारीख को घर से निकलते थे और अगले 22 दिन तक हम अलग अलग शहरों में होते थे, है ना। आज पुणे है, कल कलकत्ता है, परसों वहीं से रायपुर चले गए, फिर वहाँ से जयपुर आ गए। तो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम हम इसको कर नहीं रहे थे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कंट्री में, तो मैं उनको देखता था कि वो ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करते थे, वेब मीटिंग का। 2014 में मैंने करने की कोशिश की, बट इंडिया में वो लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, मेरी टीम के लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। बट कोविड के दौरान इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2019 से दोबारा से जब हमने करना शुरू किया, तो लोग थोड़ा सा उसको अपना रहे थे। जूम में लोग आ रहे थे और गूगल मीट में लोग आ रहे थे। बट जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने बहुत तेज़ी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, तो लोगों ने एकदम से ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किया। और जो चीज़ें भारत में 10 साल बाद होनी थी वो अभी हो गई हैं। और सर आपको भी मालूम होगा सर, पहले एक प्रेजेंटेशन अगर एक प्रेजेंटेशन आपको करनी होती थी, है ना, अगर आपको करनी होती थी सपोज कीजिए ऋषिकेश में, तो आपको फ़्लाइट करनी पड़ती थी, फिर आप ऋषिकेश जाते थे, फिर आना, होटल में ठहरना, खर्चा, अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट बनता हो। और मीटिंग कितनी की होती थी? केवल 1 घंटे की। 2 घंटे के सेमिनार के लिए हम कितनी फ़्लाइट चेंज करते थे, कितना अप्स एंड डाउन्स करते थे। तो ऑनलाइन मीटिंग ने इसको बहुत आसान कर दिया है। और मतलब इस मुश्किल समय में एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, नंबर 1। नंबर 2, आज वाकई ये बिज़नेस जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है। महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट उनको वो मीटिंग्स में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, लेट हो जाएँ तो उनके चेहरे पर सिकन आ जाती है। बट ये मुझे लगता है कि आज वो मॉडल आ गया कि वो अपने घर पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मीटिंग में रह सकती हैं, ट्रेनिंग में रह सकती हैं,
अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की जॉब गई हैं, करोड़ों लोगों की जॉब्स गई हैं, सैलरी में कट हुआ है। तो आज वो लोग भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। That's good. और कोविड में एक चीज़ जो खास देखी गई है वो ये है कि हेल्थ को लेके, इम्यूनिटी को लेके लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है। और आप जानते हैं सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो वेलनेस है, वो न्यूट्रिशन है। True. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान हो गई है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कोविड से पहले फाइनेंशियल ईयर और कोविड वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मेरा पे आउट बढ़ा है, और खर्चे जहाँ पहले 50-60% थे वो 10% में रह गए हैं। True. तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है। बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स बहुत आसान हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा देवेंद्र राठौर जी को और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि अब सही समय है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने का, और ये बिजनेस अब बहुत ही आसान हो गया है। दैट्स ग्रेट सर। कोविड का एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा है और इसको हम ग्लोबली भी देखते हैं। बिल्कुल। तो 2019 में जो ग्लोबली इंडस्ट्री थी वो माइनस में थी, शायद 0.3% डाउन थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2020 के जो डाटा आए हैं तो ग्लोबली इंडस्ट्री ने 4 से ग्रो किया है। बिल्कुल सर, तो वो अपने आप में बहुत स्पष्ट संकेत हैं इस चीज़ के बिल्कुल, कि कोविड हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दे के जा रहा है, उस दृष्टि से देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, ऑफिशियल मिस्टर राहुल सूर्यवंशी जी का है। मेरे अपलाइन व मेरी डाउनलाइन दोनों की नहीं बनती, वजह ईगो प्रॉब्लम, कैसे हैंडल करूँ? तो ये अक्सर देखा जाता है सर कि एलओएस में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें से हर तरह के मतलब अपलाइन, मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी मैच्योर ही होगा तो अपलाइन और डाउनलाइन में बीच में नहीं बनती, बीच में लोग फंस जाते हैं। तो कैसे सुलझाएं पहेली को? देखिए सर, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये मेरा बिजनेस है ना, ये मेरा बिजनेस है, और आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इस बिज़नेस में है या नहीं है ना? बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में है या नहीं है, उससे फ़र्क आपको कभी नहीं पड़ेगा। ये आपका बिज़नेस है और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको सक्सेस करना है। राइट। एक कल्चर बहुत ज़रूरी है। एक होता है वल्चर वर्सेस कल्चर। एक तो होता है कि जब आप कल्चर बिल्ड कर पाते हैं, तो एक सिनर्जी बनती है और इस तरह के चैलेंजेस नहीं आते। एक क्या होता है कि वल्चर वाला जो अगर हम बात करें कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को आगे लेके आ रहा है, एक सिनर्जी नहीं बन पा रही, तो ये दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो डाउनलाइन है, एक तो उनको समझाना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन कितने इंपॉर्टेंट है ना। अपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपलाइन का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है उनको समझाना चाहिए कि वो, क्योंकि रोल ऑफ अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वो कभी नहीं करेंगे, आपकी डाउनलाइन वो कभी नहीं करेगी जो आप कहेंगे, आपकी डाउनलाइन वही करेंगी जो आप करेंगे। यस। तो पहली बात तो ये है कि वो अपलाइन का रिगार्ड करें, और दूसरा आप अपनी अपलाइन से अकेले में उनसे शेयर कर सकते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो उनकी अप्लाइंस है, क्योंकि अप्लाइंस जो भी होती हैं वो क्योंकि वो पहले से इस बिज़नेस में है, तो वो चीज़ों को समझती हैं। तो मुझे लगता है, शुभ नाम क्या था सर इनका? ये हैं सर राहुल सूर्यवंशी। हाँ, तो मुझे लगता है राहुल सूर्यवंशी जी, अगर आप अपनी अप्लाइंस से भी अकेले में बताएंगे उनको कि कितना गंभीर विषय है, तो निश्चित रूप से वो भी पहल करेंगे और आपका बिज़नेस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी राहुल सूर्यवंशी जी, आपको अपने बिज़नेस की कमांड अपने हाथों में लेनी है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और अपनी टीम को एक सिस्टम देना है, अपनी टीम को एक कल्चर देना है, क्योंकि आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लीडर की जो स्पीड होती है उसमें उनकी टीम की ग्रोथ डिटरमिन करती है। तो अपने बिज़नेस को अपने हाथों में लीजिए, यही कहना मुझे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है ना, ये प्रोडक्ट बेचने का तो बिज़नेस बाद में है, पहले ये लोगों को मैनेज करने का है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अगर हम मैनेजमेंट कला हमें आ गई, उन दोनों की हमने ट्यूनिंग करवाने में हम लोग कामयाब हो गए, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये मान लेंगे हम लोग कि हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है और बहुत तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना हाँ, चाहूँगा। प्लीज़। आप लोगों को प्रेम कर सकते हैं बिना उन्हें लीड किए हुए, लेकिन आप बिना लोगों को प्रेम किए उन्हें लीड नहीं कर सकते। तो आपको दिल से टीम को प्यार करना पड़ेगा, दिल से टीम को प्रेम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के जो सवाल है उनकी कोई भी ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग, इनकी कोई भी गुंजाइश है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है द एमडी मुरा सलीम जी का। हेजिटेशन को कैसे दूर करें? लिस्ट तो बन जाती है, जो उसमें भी हैं, लेकिन बात करने में हेजिटेशन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जैसे एक ऐड आता है, डर के आगे डर के आगे जीत है जी। डर के आगे जीत है। हेजिटेशन कैसे दूर करें? जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, बट मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैं यही कहूँगा कि जब आप एक बड़ा गोल सेट करेंगे, तो चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी। इस तरह के जो ऑब्स्टेकल है वो छोटे हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा काम करना है शुरुआत में। ABC जो हमने बात की थी, आप ABC का फ़ायदा उठाइए। शुरुआत में आपको आर्टिफिशियली अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, शीशे के आगे खड़े होके बार बार घर के किसी मेंबर को पकड़िए, किसी पैट को पकड़िए, उसको बिठाइए, उसको समझाइए, उससे बात कीजिए, शीशे के आगे बात कीजिए और आर्टिफिशियली चीज़ों को डालिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके कॉलिंग कराइए, अपलाइन का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन कीजिए, क्योंकि उनके पास बिलीफ है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास कन्विक्शन है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और देखिए, जब हम बच्चे थे तो पहली बार में हम चले नहीं थे, पहली बार में हमने बोलना नहीं शुरू किया था, लेकिन बार बार हमने ये किया और फाइनली हम ऐसा कर गए। तो हेजिटेशन, मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत में हेजिटेशन नहीं हो रहा है तो उसे डॉक्टर में जाके चेक कराना चाहिए। अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। आप एक सही प्रोसेस में लगातार मेहनत कीजिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गलतियां करेंगे, ज़्यादा गलतियां करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं और आप, हम दोनों ही सचिन तेंदुलकर से कम बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हुए हैं। सही कह रहे हैं। क्योंकि हमने कभी खेले ही नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस में, तो हेजिटेशन आएगी, बट आप बार बार गलतियां कीजिए, आप इसको इम्प्रूव करेंगे। हाँ, दैट्स ग्रेट। और महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की एक कोट है, आई फेल्ड ओवर एंड ओवर, दैट्स व्हाई आई सक्सीड। ग्रेट सर। तो हम बार बार अगर करेंगे तो वो हेजिटेशन अपने आप चला जाएगा। लेकिन मैं व्यूअर्स को एक होप देना चाहता हूँ महावीर जी आपके माध्यम से। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट का आदमी था, अंतर्मुखी जिसे हम बोलते हैं, तो वो वाला था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके जाता था किसी के पास में कि उसको प्लान दिखाऊंगा, उसकी लिस्ट बनवाऊंगा और फिर ये करने वाला हूँ। और जाने के बाद में चाय पी के वापस आ जाता था। हाँ जी। सोचता ही रहता था कि कब बात शुरू करूँ, मौका ही नहीं मिलता था बात करने का। और आपने जैसा फरमाया वो सही बात है, बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो फिर एक ऐसी आदत बन गई कि चाहे ट्रेन में कोई बैठा है, चाहे प्लेन में कोई बैठा है, तो 5 मिनट के बाद में दोस्ती हो ही जाती थी उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूँ क्योंकि समय की हमारे पास में लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल। प्रताप दास जी का प्रश्न है, फ्रेशर को रूरल एरिया में डायरेक्ट सेलिंग करते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जॉब में स्विच करना पड़ता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? और आप इसका सही जवाब इसलिए भी दे सकते हैं सर क्योंकि आपने एक छोटे से गांव से बिजनेस को स्टार्ट किया रूरल एरिया से, और वहां से आपने कैसे बिल्ड किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो रूरल एरिया से हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करें या नहीं करें, उस लाइन में जाएं नहीं जाएं, तो ये बहुत सारे लोगों पे कृपा होगी अगर आप इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, और मैं रिलेट भी कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऋषिकेश के पास एक छोटा सा गांव है छिद्दरवाला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम आया तो मेरे घर वालों ने मेरी सारी फंडिंग रोक दी थी क्योंकि अच्छा। उन्होंने कहा इसके लिए तो हम एक पैसा नहीं देंगे। और हमारे घर में जो फ़ोन हुआ करता था उस पर भी लॉक लग गया था, है ना। अच्छा। कि इस पे आपको कॉल नहीं करना है, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूं। और मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी विज़न क्लियर हो गई थी कि मुझे यही बिज़नेस करना है। तो मुझे याद है कई बार तो मेरे जेब में केवल 10 रुपये होते थे और मुझे 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके प्रेजेंटेशन करनी होती थी। तो मैंने ट्रक में बहुत बार लिफ्ट मांगी है, मोटरसाइकिल में, ट्रक में लिफ्ट मांगी है, और मैं बहुत पैदल चला हूँ। और कई बार ऐसा होता है जैसे बंद आते हैं 1-1 रुपये के, तो पूरे दिन भर मैं वही यूज़ करके अपना काम चलाता था। रिटेलिंग, मुझे लगता है कि रिटेलिंग अगर आप कर पाएँ शुरू में इनिशियल, हालांकि आजकल आज ऐसे भी प्लान है जहाँ पे आप जल्दी इनकम कर सकते हैं, बट क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसका मॉडल ऐसा था, बहुत मल्टी लैक प्लान था, पैसा थोड़ा रुक के आता था। तो मैंने फिर क्या किया कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। और मैं गाँव में था, तो गाँव में ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत महंगे लगते थे, बट जब मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने कॉस्ट पर यूज़ समझा, नॉलेज बढ़ाई, तो मैंने देखा कि अगर मैं रिटेलिंग कर पाऊँ शुरू में अगर मैं रिटेलिंग कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इनिशियली मैंने काफ़ी अच्छी रिटेलिंग करता था मैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जब आप अंधेरे से गुजर रहे हो तो आपको तेज़ भागना चाहिए।
Right. है ना। तो ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से मिलिए। देखिए जब आप लोगों से मिलेंगे या तो वो ज्वाइन करेंगे, या वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, या वो रेफरेंस देंगे। जैसे ये किताब है, इस किताब में मैंने एक 72 आवर फार्मूला दिया है, Okay. 72 घंटे का फार्मूला। Right. तो 72 घंटे का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए इस बिज़नेस में 2 ही स्पीड होती है, एक होती है टॉप स्पीड, एक होती है नो स्पीड। राइट। तो अगर आप टॉप स्पीड में काम करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, क्योंकि सेल्स का काम है, लोगों से मिलेंगे, एनर्जी आएगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, जितने लोगों से आप मिलेंगे, उतनी आपकी अर्निंग के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको जॉब की भी ज़रूरत है, तो आप इसको पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम भी हो सकता है, बट पार्ट टाइम बिजनेस को करते हुए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर काम करें। ये बिज़नेस फुल टाइम होता है या पार्ट टाइम होता है, सम टाइम कभी नहीं होता। ये नहीं कि आपने मंडे कर लिया फिर अगले मंडे करेंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। रोज़ 2 घंटे, रोज़ 1 घंटे, रोज़ 3 घंटे। और जैसे इस किताब में मैंने एक प्रोसेस दिया है, चाहे आप फुल टाइमर या पार्ट टाइमर हैं। सबसे पहले आप एक गोल सेट कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कितना आपका रोल क्या है। आपका रोल क्या, आप सपोज कीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो एक पार्ट टाइमर हूँ, मैं केवल 3 घंटे इस बिज़नेस में लगा रहा हूँ। अब कई लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं मैं 3 घंटे इस बिज़नेस में लगा रहा हूँ। हम उनसे पूछते हैं 3 घंटे में क्या किया, तो वो कहते हैं इस मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा, इसका देखा। तो देखिए आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनसे पूछिए कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी वीडियोस देखने हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, आपकी LOS का बेसिक प्रोसीजर क्या है, आपकी कंपनी का बेसिक प्रोसीजर क्या है। क्योंकि यूट्यूब में तो ज्ञान ही ज्ञान है। और फिर उस 3 घंटे में मैं चाहूँगा कि आप उसको 3 हिस्सों में बांट दें। एक है रेड लाइट, ट्रैफिक में रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो 3 घंटे का मतलब, उन 3 घंटे में आप वही काम करेंगे जो आपको सक्सेस दिलाएंगे इस बिज़नेस में। राइट। ये नहीं कि आप उन 3 घंटों में कपड़े प्रेस कर रहे हैं, है ना, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, गॉसिप्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यस, नंबर 1। नंबर 2 है येलो लाइट। आपको येलो लाइट का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको सर्विस को लेके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। यस, टीम में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न था कि अपलाइन और डाउनलाइन की नहीं बनती। कई बार क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं नेटवर्क में, तो उन इश्यूज़ को भी सॉल्व करना है आपको। बट वो उस 3 घंटे में से आधा घंटा ही होना चाहिए। आपको जो 2.5 घंटे लगाने हैं वो लगाने हैं हाईली प्रोडक्टिव एरियाज़ में, ग्रीन लाइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो 20% एक्टिविटी कौन सी हैं जो 80% रिजल्ट दे रही हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जिससे आपकी टीम में नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। तो आप मैक्सिमम फोकस हाईली प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाइए और आपकी सफलता बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूँ। मैंने फुल टाइम ये बिज़नेस किया है और आप समझ सकते हैं जब मेरी पूरे महीने में, जब मुझे पहले महीने केवल 26 रुपये आए होंगे यस, अच्छा। तो मैंने कैसे सर्वाइव किया होगा। यस, पहले पूरे साल भर मुझे 10,000 रुपये की इनकम नहीं आई थी। अच्छा। तो ये सब हो सकता है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ आपका फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी फ्लो करेगी। और आपके पास, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऑलरेडी चैट विद सुरेंद्र वत्स में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अचीवर इंडस्ट्री के आते हैं और अपने अनुभव सुनाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दैट्स ग्रेट, सुपर सर। बहुत डिटेल में आपने बताया कि किस प्रकार ये जो आपने कॉन्सेप्ट दिया ना, ये बहुत बेहतरीन लगा और समझने में और सीखने में बहुत अच्छा है। 3 लाइटों को हम लोग ट्रैफिक में तो देखते ही हैं, तो इन 3 लाइटों को जो आपने मीनिंग दिया, रेड लाइट, येलो और ग्रीन लाइट, बेहतरीन है। और आप जैसा जो कामयाब व्यक्ति जब आता है ना सर, तो उसकी हर लाइन में, हर बात में सीखने वाले बहुत कुछ सीख जाते हैं। बहुत सारी एजुकेशन है। आपने समय निकाला महावीर जी, किताब लिखी स्पेशली इंडस्ट्री को, बहुत अच्छी किताबों की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों चीज़ों के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के, मुझे लगता है सबसे बड़े और सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल के में मुझे इनवाइट किया। और ये डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। इस इंडस्ट्री में एक सही एजुकेशन, एक सही मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको आप चाहते हैं, जिसके आप वेल विशर हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे महावीर जी कैंतुरा। एक बहुत शानदार किताब, द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये किताब है और इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आपको सुविधा हो जाएगी लेने के लिए।
सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ में हम लोग मिलेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे आएंगे आपके पास में कि अगले मंगलवार को कौन आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, बेल दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगे। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को एक बड़ी शख्सियत से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।